दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज केंद्रीय सत्ता की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी के लिए बड़ा बुरा दिन माना जाएगा। इतना बुरा दिन जहां चेन्नई से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक लगातार बैक टू बैक झटके इस जांच एजेंसी को लगे हैं। और ये बैक टू बैक झटके कहां से लगे? न्यायालय से लगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लगे। और इन सब से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब ने जो टिप्पणी की है ईडी के ऊपर, वो टिप्पणी निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली हमारे लिए नहीं, चौंकाने वाली हमारे दर्शकों के लिए नहीं, लेकिन इस जांच एजेंसी के लिए। और इस जांच एजेंसी के दुरुपयोग की जो बातें सामने आ रही है, उस दुरुपयोग के पीछे जो कथित ताकतें खड़ी हैं, उनके लिए ये चौंकाने वाली बात है। दरअसल आज मामले की सुनवाई थी तमिलनाडु से जुड़े हुए। और तमिलनाडु से जुड़े हुए एक मामले, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम, टेस्मैक इसे अंग्रेजी में कहें शॉर्ट में, और पूरा नाम इसका होता है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन। तो इस टेस्मैक यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के एक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तब चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा, दो जजों की बेंच थी, चीफ जस्टिस गवई साहब और उनके साथ जस्टिस एजी मसीह की बेंच थी। और इस बेंच ने साफ साफ कहा कि आप अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं, संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। और संघीय ढांचा आप जानते हैं कि संविधान का मूलभूत हिस्सा है। कहने का आशय यह था कि भारत के संविधान पर प्रहार कर रहे हैं। अब इतना संगीन आरोप नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे प्रिय जांच एजेंसी ईडी के ऊपर भला न्यायालय की तरफ से आए, तो इस एजेंसी का इकबाल क्या रह जाता है? क्या इस एजेंसी के पीछे खड़ी ताकतों का क्या इकबाल रह जाता है? ये सवाल आज की तारीख में सबसे मौजूद सवाल इसलिए बन गया क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि तकरीबन दशक भर बाद जब एक एजेंसी को पिंजरा बंद तोते जैसी एजेंसी मानने पर सुप्रीम कोर्ट विवश हो गया, तो आगे इसका परिणाम क्या होगा और आगे इसकी जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर लोगों का भरोसा कितना होगा, इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। और एक दूसरा मामला लखनऊ का है, और एक ऐसा मामला जिसने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मामले में जिस व्यक्ति को क्लीन चिट दी, उस व्यक्ति को 1.5 महीने से जेल में रखा गया था, और उन्हें भी आज ईडी ने जमानत दे दी। लखनऊ हाई कोर्ट ने जमानत दी, ईडी ने नहीं, लखनऊ हाई कोर्ट ने जमानत दी। और इन दोनों मामले को देखने के बाद साफ लगता है कि अब इस जांच एजेंसी का कोई इकबाल नहीं रह गया है। अब इस जांच एजेंसी की भूमिका, जो विपक्ष आरोप लगाता है, कहीं उस आरोप सत्यता की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। एक एक कर दोनों मामले में आपको बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि आज कितना बड़ा दिन है। और इस बड़े दिन को क्या विपक्ष को और इस देश में सिविल सोसाइटी के लोगों को क्या सेलिब्रेट करना चाहिए। दरअसल शुरुआत कहां से करें, लखनऊ वाले मामले से या चेन्नई वाले तमिलनाडु वाले मामले से? शुरुआत तमिलनाडु के मामले से ही करते हैं। तमिलनाडु में दरअसल टेस्मैक, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम जो कंपनी है, सरकारी निगम है, उस निगम ने 14 से 21 के दरमियान शराब व्यवसाय से जुड़े कुछ मामलों पर 41 एफआईआर दर्ज किए, और राज्य सरकार उसका इन्वेस्टिगेशन यानी उसकी जांच कर रही थी। इन सब के बीच पीएमएलए को जो अधिकार ईडी के तहत ईडी ने दे दिए, सरकार ने दे दिए ईडी को, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, उस अधिकार का दुरुपयोग करते हुए ईडी कहां पहुंच गई, ये आज की तारीख में चिंता का विषय हो सकता है। दरअसल सभी जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को इतने अधिकार दे दिए गए हैं, यदि इसे आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश की जाए, तो कोई भी केस, चाहे राज्य सरकार करे, कोई व्यक्ति करे, कोई एजेंसी करे, इनकम टैक्स करे, कोई भी करे, अगर कहीं कोई एफआईआर होती है और उस एफआईआर में पैसे का एक एंगल सामने आता है, तो ईडी उस पर ईसीआईआर लेकर जांच शुरू कर सकती है। यही काम इस मामले में भी ईडी ने किया। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राज्य सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि ईडी ने आखिर इस मामले को क्यों उठाया, यह किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, यह तो एक निगम का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस तर्क को माना और साफ साफ ईडी से पूछा कि क्या आप
किसी निगम के खिलाफ जांच कर सकते हैं, कॉरपोरेशन के खिलाफ जांच कर सकते हैं, आप व्यक्तियों के खिलाफ जांच कर सकते हैं, किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ कैसे जांच कर सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, जब इस मामले में राज्य सरकार ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, राज्य सरकार खुद जांच करा रही है, 41 एफआईआर उसी ने दर्ज कराई है, फिर आपको इस बीच में कूदने की क्या जरूरत थी। जब ये सवाल ईडी की तरफ से एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो पेश हुए थे, भारत सरकार के वकील, नरेंद्र मोदी सरकार के वकील एसवी राजू, और उन्होंने जब इसका विरोध किया तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया। राज्य सरकार और टेस्मेक की तरफ से भी दो बड़े वकील पेश हुए थे, कपिल सिब्बल राज्य सरकार की तरफ से, टेस्मेक की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हुए थे, और उनकी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई निगम के खिलाफ कैसे आप जांच शुरू कर सकते हैं। और संभवतः ये पहला मामला है, मेरी जानकारी में कोई और ऐसा मामला दिखाई नहीं देता जिसमें बिना जांच पूरी हुए, बिना किसी अंजाम तक पहुंचे किसी जांच एजेंसी के, सर्वोच्च न्यायालय ने जांच पर, ईडी को जांच करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी हो। ये पहला मामला है जब टेस्मेक के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच से सीधे सीधे उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि टेस्मेक के मामले की जांच फिलहाल आप नहीं कर सकते। यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। अब जरा दूसरे मामले की तरफ भी चलते हैं। तो दोस्तों, दूसरा मामला तो और भी दिलचस्प है। दूसरा मामला है गोरखपुर जिले के चिल्लूपार विधानसभा सीट के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी का। उनके पिता हरिशंकर तिवारी भी मंत्री रहे, विधायक रहे, और उनके खिलाफ एक बैंक ऑफ इंडिया के कथित लोन का मामला ईडी ने यह आरोप लगाकर रीओपन किया, अपने हाथ में लिया कि इसमें 754 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी हुई है। जबकि इसी मामले में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो भारत सरकार की एक अर्धन्यायिक संस्था है, उस संस्था ने विनय शंकर तिवारी और उनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी, और जिस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी थी, उस मामले में ईडी ने विनय शंकर तिवारी को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। तकरीबन 1.5 महीने पहले गिरफ्तार किया था। 45 दिनों से वो जेल में पड़े हुए थे, और तब जाकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ने उन्हें जमानत दी है। और साफ साफ जमानत देते वक्त न्यायालय ने पाया कि जिस मामले में एनसीएलटी ने क्लीन चिट दे चुकी है, पैसे के दुरुपयोग का कोई मामला उनके सामने नहीं पहुंचा, कोई मामला एनसीएलटी को दिखाई नहीं दिया, और ईडी ने भी अपने पक्ष में सबूत पेश नहीं किए, तो किसी को जेल में रखने का क्या तुक। और जब जिस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, क्या किसी राजनीतिक दबाव के तहत उन्हें घेरा जा रहा है? दरअसल राजनीति और राजनीतिक दबाव जांच एजेंसियों के साथ जब जुड़ जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, जांच एजेंसियों, सिविल सोसाइटी, केंद्र राज्य संबंध और एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। यही सवाल आज के दौर में उठ रहा है। कितने मामले ईडी के देखेंगे? कल ही छगन भुजबल मंत्री बने हैं महाराष्ट्र में, और छगन भुजबल को के मामले में जब वो शरद पवार की पार्टी में थे, ईडी का मुकदमा हुआ। फिर जब वो अजीत पवार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आ गए, तो उसके बाद न्यायालय ने उस मामले पर पूछताछ शुरू की, तो ईडी की तरफ से कहा गया उनकी फाइल नहीं मिल रही है। यानी ईडी के यहां भी फाइलें खो जाती है। जब कोई व्यक्ति दल और गठबंधन चेंज कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रूपी वॉशिंग मशीन का हिस्सा बन जाता है, उसके बाद फाइल गुम हो जाती है, फाइल नहीं मिलती, और नतीजा यह होता है कि फिर वो व्यक्ति माननीय भी बना दिया जाता है, मंत्री भी बना दिया जाता है। जब किसी को ईडी का प्रेम पत्र मिलता है, चाहे असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ही क्यों ना हो, ईडी का प्रेम पत्र मिलने के बाद वो कांग्रेसी से भाजपाई हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि राहुल गांधी से मिलने गए थे तो राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया। अनेकों उदाहरण देखने को मिलेंगे, मुकुल रॉय से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक। जनता दल यूनाइटेड बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी, जब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, तो उसके कई नेताओं और नेताओं के करीबियों पर ईडी के छापे पड़े। नतीजा आप देख रहे हैं कि आज वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर, बल्कि उसके बूते दिल्ली की सरकार चल रही है। तो क्या ये विपक्ष टॉर्चर एजेंसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुमत जुटाव एजेंसी भी बन गई है? ये सवाल पहले से लोगों के जेहन में कौंध रहा था, और जब ये सवाल लोगों के जेहन में कौंध रहा था, इसी बीच में कई सारे ऐसे मामले उठे जिस मामले में ईडी की विश्वसनीयता लोगों को
लोगों को कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में दिखी। याद कीजिए अनिल देशमुख का मामला। अनिल देशमुख के मामले में क्या क्या प्रलोभन अनिल देशमुख को दिए गए, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को, उन्होंने कई सारे इंटरव्यू में सारे राज खोल दिए कि किस तरह से शरद पवार का साथ छोड़ दो तो ईडी पीछा छोड़ देगी। ये सारी बातें उन्होंने कही है और किस तरह से टॉर्चर किया गया। ठीक इसी तरीके से दूसरे राज्यों, कविता का मामला देखें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला देखें, नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को फंसाने की कोशिशों को देखें, हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से जेल की हवा खानी पड़ी, बिहार झारखंड में एक स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर भी बनाना पड़ा, और जिसे उन्होंने स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत चीफ मिनिस्टर बनाया वो व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। तो तमाम जो ये मोडस ऑपरेंडी है इन जांच एजेंसियों का, ये जांच कहीं पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि किस राजनीतिक दल या किस राज्य सरकार के खिलाफ की गई कार्रवाई को हाल फिलहाल ईडी ने कितने प्रतिशत मामलों में उसे अंजाम तक पहुंचाया है? अभी कुछ महीने पहले अखबारों में ही एक रिपोर्ट आई थी, और जब वो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में पाया गया कि जितने भी पॉलिटिकल केस दर्ज किए गए हैं उसमें 0.4%, 0.4% ईडी की कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने की दर। और इन सब के बीच चाहे विनय शंकर तिवारी का मामला हो, उनके गंगोत्री इंटरप्राइजेज का मामला हो, उनके सहयोगी अजीत पांडे का मामला हो, चाहे तमिलनाडु के टेस्मेक का मामला हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज नींद उड़ाकर रख दी है मोदी सरकार की जांच एजेंसी की, आने वाले वक्त में सबको दिखाई देगा कि इन जांच एजेंसियों के साए में जिस तरह का लोकतंत्र चलाया जा रहा है, क्या इसमें विपक्ष शासित राज्यों के लिए काम करना आसान रह गया है? क्या हुआ अभिषेक बनर्जी पर दर्ज मामले का? क्या हुआ लैंड फॉर जॉब का जो मामला तेजस्वी यादव और लालू परिवार के तमाम सदस्यों के ऊपर दर्ज किया गया है, क्या उसमें किसी को कोई सजा हुई? क्या यह सिर्फ विपक्ष को जुबान बंद रखने के लिए दर्ज किया गया? क्या हुआ महादेव ऐप का मामला? प्रधानमंत्री उसका जिक्र चुनाव में कर रहे थे, किसने, क्या उसमें भूपेश बघेल को कोई कन्विक्ट करा पाया? क्या भूपेश बघेल उसमें संलिप्त थे, इसका कोई सबूत दिया गया? नहीं दिया गया। लेकिन बदनाम करना, टॉर्चर करना, जेल में ले जाकर ठूंस देना, क्या ये जांच एजेंसियों के साए में जो लोकतंत्र है, क्या इस देश में आने वाले वक्त में इसके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी? और जब वो आवाज उठेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में जाएगी, इससे भी कड़ा कानून लेकर के अगर कोई सरकार आ जाए, पीएमएलए से भी कड़ा कानून लेकर के, तब क्या होगा? तमिलनाडु का मामला तो शराब के को लेकर के था, उसकी प्राइस तय करने और लाइसेंस से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के, टैस्मेक का मामला। उस मामले में ईडी को उसे हाथ में लेने की, निगम के खिलाफ जांच शुरू करने की क्या जरूरत थी? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के साए में यदि मौजूदा दौर की परिस्थितियों को देखा जाए तो उस परिस्थिति में एक दो बातें और साफ होती। पहली बात कि जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट को आखिर क्यों कहना पड़ रहा है कि ईडी अपनी हदें लांघ रही है, संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है, ईडी हदें लांघ रही है? ये बात कहने पर यदि चीफ जस्टिस मजबूर हो जाए तो क्या इसके लिए संविधान पीठ बनाकर ईडी के अधिकारों में कटौती की जाएगी? क्या इसे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया जाएगा कि ये रॉलेट एक्ट की तरह बिना दलील, बिना वकील जिस तरह की व्यवस्था कायम की गई है, उस व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जाए? भारत सरकार तो तमाम ऐसे तर्क लेकर आ जाएगी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ में भारत के प्रतिनिधित्व का मुद्दा लेकर के आ जाएगी, लेकिन एफएटीएफ में प्रतिनिधित्व और वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का मुद्दा, और उसको देश के अंदर विपक्षी दलों को टॉर्चर करने से जोड़ करके और फिर उसकी आड़ लेकर के इस कानून को, इस ड्रैकोनियन लॉ को जिंदा रखने की कोशिश, क्या लोकतंत्र पर प्रहार नहीं है? कितने मामले और किस तरह से इस मामले को गिनाया जाए? आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये पीएमएलए है क्या? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये पीएमएलए दरअसल इस तरह का कानून है कि अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाए, सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यदि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा हो जाए पीएमएलए के तहत, तो ईडी तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट देगी, नहीं देगी और जमानत का विरोध करती रहेगी, जमानत होने नहीं देगी। लेकिन
आप दोष मुक्त हैं, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज झूठा है, ये आपको साबित करना है। अब जरा कोई बताए कि कोई व्यक्ति जिसे जेल में पकड़कर बंद कर दिया गया, वो खुद साबित करे कि वो निर्दोष है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें, मेरे ऊपर यदि कोई व्यक्ति आरोप लगा दे कि मैंने अभिषेक कुमार को 5 लाख रुपए दिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि मेरे ऊपर, उदाहरण दे रहा हूं, कि आरोप लगा दे कि 5 लाख रुपए दिए। अब ईडी का मुकदमा मेरे ऊपर हो जाए कि 5 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब 5 लाख रुपए मैंने नहीं लिए, ये मैं कैसे साबित करूंगा? मैं यही साबित कर सकता हूं कि मेरा अकाउंट देख लिया जाए कि कहां मैंने 5 लाख रुपए अमुक व्यक्ति से लिए। फिर ईडी के लोग उस परिस्थिति में ये कहने आ जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, वो कैश में दिए गए। अब कैश में मैंने पैसे नहीं लिए, कैसे साबित कर सकते हैं? ये सीधे, ये इतना ही कोर्ट में कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैंने नहीं लिए। कोई पैसा लिया इसको साबित कर सकता है, कोई नहीं लिया इसे कैसे साबित कर देगा? यही पीएमएलए है। और इसी को ढाल बनाकर विपक्ष टॉर्चर एजेंसी का काम ईडी जैसी एजेंसियों से लिया जा रहा है। और इसी के ऊपर जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रहार किया है, अब इस प्रहार के बाद क्या वाकई एक टिप्पणी बनकर रह जाएगी, या जस्टिस गवई जिस मिजाज के हैं और जिस तरह से मानवाधिकारों की पैरोकारी के लिए उनकी गिनती होती है, उन चंद पैरोकार जजों में उनकी गिनती होती है, उसके उसे देखते हुए ऐसा लगता तो नहीं है कि जस्टिस गवई इस तरह के ड्रैकोनियन लॉ को बर्दाश्त करेंगे। याद रखिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी सूरत के कोर्ट के फैसले के बाद जब चली गई थी, उसे बहाल करने के लिए उस फैसले पर स्टे लगाने का काम भी जस्टिस गवई ने ही किया था। आज भी जस्टिस गवई खड़े थे और स्वाभाविक है कि एमके स्टालिन की सरकार अब कम से कम जांच एजेंसियों से, या कोई भी राज्य सरकार ईडी जैसी जांच एजेंसियों से अब डर कर चलेगी, लगता तो नहीं है। हां, ईडी के सामने चुनौती जरूर हो गई है कि अब ईडी के लोग आगे किस तरह से इसका प्रतिरोध करेंगे। फिलहाल न्यायालय ने 2 हफ्ते में जवाब देने की बात कही है और जांच पर रोक लगा दी है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की जो मंशा पिछले 10-11 सालों में दिखाई दी है, उस मंशा पर क्या रोक लगी है? असल जरूरत गलत भावना से विपक्ष को टॉर्चर करने के तरीके से जो जांच हो रही है उसकी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच हो, भ्रष्ट व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले, किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार की जांच, क्या सिर्फ विपक्ष में ही भ्रष्ट लोग भरे बैठे हैं? और जिनके खिलाफ भी मुकदमा किया जा रहा है, उन्हें सजा क्यों नहीं हो रही है? ईडी सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रही है? यही तो वो सवाल है। देखते जाइए इस सवालों के साथ कि आगे अब और कौन से सवाल भारत सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक एजेंसी पर खड़े होते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष एक टेलीविजन कार्यक्रम में भी कहा था कि पहले आप मीडिया वालों को भ्रष्टाचार की खबरों पर टीआरपी मिलती थी, अब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की खबरों पर टीआरपी मिलेगी। लेकिन आज जो टीआरपी मीडिया वालों को मिलनी चाहिए, वो टीआरपी लेने की हिम्मत गोदी मीडिया को नहीं है। एक गोदी मीडिया चैनल आपको नहीं दिखाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बारे में क्या कहा है। कोई उसमें दंगल फंगल हल्ला चिल्ला गुल्ला बोल कोई नहीं करेगा, कोई चैनल नहीं करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी गोदी एंकर या एंकरनिया ये काम करने नहीं आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है। वेबसाइट पर एक कोने में जगह देकर छोड़ देंगे। असलियत इस देश की गोदी मीडिया की यही हो चुकी है कि बड़ी से बड़ी खबरों को दबा दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री तो सीबीआई के कार्यक्रम में जाकर कहते हैं न्याय और इंसाफ का ब्रांड। तो क्या सीबीआई की तरह ईडी भी न्याय और इंसाफ का ब्रांड है? और न्याय और इंसाफ का ब्रांड यदि यही है, जांच एजेंसी है, तो फिर आगे देखते जाइए और कौन से ब्रांड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आती है, और किस ब्रांड को सुप्रीम कोर्ट भरी अदालत में सरेआम इस देश के सामने उस जांच एजेंसी की दुर्भावना से प्रेरित भूमिका पर सीधे सीधे सवाल उठाकर देश के सामने उसका पर्दाफाश करता है। निश्चित तौर पर जस्टिस गवई को सैल्यूट किया जाना चाहिए। वो अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी जज से ज्यादा कुछ करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जज बस अपनी भूमिका का निर्वाह करे, बाकी जांच एजेंसियां, ये ईडी और सीबीआई के औकात क्या है यदि न्यायपालिका अपने पे उतर जाए तो। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।